मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 साल पूरे हो गए हैं। उनके दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल भी पूरा हो गया है और ऐसे वक्त में यह कार्यकाल पूरा हुआ है जब देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। जनता की अपेक्षाएं वैक्सीन से लेकर कोरोना प्रबंधन तक बढ़ी हुई हैं। विरोधी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर के धारा 370 और उज्ज्वला योजना जैसे ऐसे फैसले जो लगातार चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन कोरोना प्रबंधन, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, नोटबंदी, पड़ोसी देशों से रिश्ते जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कैसे रहे हैं ये 7 साल, ये एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि सवाल ये है कि क्या सरकार चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है? क्या 7 साल में पहली बार सरकार घिरी हुई नजर आ रही है? और इसके अलावा ये जो 7 साल हैं इसमें कई फैसले जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में सरकार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, 7 साल हो गए, दूसरे कार्यकाल के 2 साल हो गए, कई फैसले हैं जिन पर लंबे समय तक चर्चा रहेगी, लेकिन क्या ये मौजूदा दौर इस सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? क्या सरकार मुश्किलों से घिरी हुई है? लगातार सवालों की बौछार सरकार पर हो रही है। देखिए, जहां तक मौजूदा दौर की आप बात कर रहे हैं, ये दौर केवल इस सरकार के लिए चुनौती का दौर नहीं है। ये दौर हर देश की सरकार के लिए चुनौती का वक्त है। कौन सा ऐसा राष्ट्र है, छोटा या बड़ा, कमजोर या महाशक्ति, जिसके सामने भारत जैसी चुनौतियां या समस्याएं इस समय कोरोना के संकट के कारण खड़ी नहीं हुई हैं। अगर आप उसी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं तो वो सारे सवाल इस समय सबको दिख रहे हैं, हमारे सामने हैं। हम उनका बखूबी सामना कर रहे हैं, सवालों का भी और चुनौतियों का भी। मैं ये दावा करूंगा, तथ्यों के आधार पर यह बात कह सकता हूं कि कोरोना जैसी जिसे कह सकते हैं अप्रत्याशित, जिसका किसी कल्पना नहीं थी कि वो आएगी, आ गई, तो आज तक उसका स्वरूप दुनिया में बड़े बड़े जो वायरोलॉजिस्ट है उनको समझ नहीं आया। उस महामारी से डील करने के मामले में भी हम, लेकिन रोज राहुल गांधी कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार पे सवाल उठाते हैं। मुझे मेरा वाक्य पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। मेरा कहना है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की तुलना में जब आप देखेंगे कि आपके मेरे देश की सरकार ने या भारतवर्ष के नागरिकों ने कोरोना का कैसे मुकाबला किया है, तो तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम संकटों के बावजूद, जिसमें आपको लाशें भी दिख रही होंगी, शमशान भी नजर आएंगे, अस्पतालों में संकट भी है, उस सब के बावजूद अमेरिका जैसी बुरी स्थिति नहीं हुई, इटली जैसी बुरी स्थिति नहीं हुई, जहां का स्वास्थ्य तंत्र हमारे से कहीं 300 गुना बेहतर अवस्था में है, कहीं 500 गुना बेहतर उनके पास साधन नहीं। ठीक है चौहान साहब, लेकिन इसलिए कोरोना प्रबंधन को लेकर राहुल गांधी रोज आप पर सवाल उठा रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए, राहुल जो हैं उन्होंने हम पर सवाल कब नहीं उठाए और विपक्ष को सवाल क्यों नहीं उठाने चाहिए? राहुल अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? ये प्रश्न उनसे और आपसे भी मैं पूछ सकता हूं, परंतु मुझे आपत्ति केवल इतनी है, राहुल सवाल करें लेकिन समझबूझ वाले सवाल तो करें। राहुल सुझाव दें लेकिन अक्ल का इस्तेमाल करना तो सीखे इतनी उम्र में भी। ऋषि मिश्रा, ठीक है, मैं आता हूं चौहान साहब। राहुल वैक्सीन का विरोध करते हैं। देखिए, एक दिन राहुल और उनकी कांग्रेस, ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, हम नहीं लगवाएंगे, इस तरह की बात करती है कांग्रेस। और फिर जब वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं, कम क्यों रह गई, इतनी कम क्यों रह गई। तो
कहीं टिकते नहीं है। आप उनके सवालों का विश्लेषण करिएगा, जी। हंसी आएगी आपको और तरस भी आएगा कि कितनी बड़ी पार्टी। चलिए चौहान साहब, मैं आपके पास कितनी लौटूंगा। ऋषि ताकतवर मिश्रा, पार्टी रही है। 7 साल का आकलन आप कैसे कर रहे हैं? 7 साल हो गए इस सरकार को। देखिए वरुण भाई, मैं 7 साल जो मेरी सरकार के आज जो पूर्ण हुए हैं उससे मैं यही कहना चाहूंगा, 7 साल जनता है बेहाल। ये 7 साल मोदी जी का जो पूरा हुआ है उसमें जनता हर मोर्चे पे बेहाल है। खासकर कोरोना संक्रमण काल में आप देखिए, मैं खुद कोरोना से संक्रमित था। अभी 2-3 दिन पहले मैं कोरोना संक्रमण से उभरा हूँ। मैं बिहार से अभी डिबेट कर रहा हूँ और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार की उपराजधानी है। और सरकारी अस्पताल में जब मैं इलाज कराने गया, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जहाँ बिहार जो है, मुजफ्फरपुर जो है बिहार की उपराजधानी है और मैं एक देश का जाना माने पत्रकार भी हूँ। और जब मैं खुद गया, ऑक्सीजन उस अस्पताल में, SMCH में ऑक्सीजन नहीं था। यदि मैं अपने बलबूते अपने पैसे नहीं खर्च करता तो आज आपके सामने जिंदा नहीं होता। तो सरकारी अस्पतालों का ये हाल है। संक्रमण जब हमारी देश दूसरी लहर के चपेट में जब हिंदुस्तान आया तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ थे? हमारे देश के गृह मंत्री कहाँ थे? बंगाल में व्यस्त थे। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन तो क्या राहुल जी केरल में व्यस्त नहीं थे क्या? बिल्कुल सभी सियासतदानों को देखिए, हाँ, जो है ऐसे बोलिए ना। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इनसे नैतिकता की सबसे ज्यादा की जाती है। रुकिए वीरेंद्र जी, एक बार वो अपनी बात कह ले, फिर आपके पास आऊंगा मैं। एक बार अपनी बात कह ले। अच्छा ऋषि भाई, मैं एक बार 7 साल का एनालिसिस आपसे जानना चाह रहा था। जी आप देखिए मैं वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बीमार हूं, कोरोना संक्रमण से हाल में ही उभरा हूं, तो मैं ये टोका टोकी नहीं कर सकता हूं। मैं अपने बारे में यदि आप कहेंगे तो मैं बोल लूंगा, नहीं तो मैं चुप। अरे बोलिए देखिए आप PMI का रिपोर्ट देख लीजिए। मैं मेरे आंकड़े पे विश्वास मत कीजिए। PMI का रिपोर्ट देख लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार 41 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है नरेंद्र मोदी सरकार का। आप GDP का हालात देख लीजिए। GDP अभी देश का क्या है, किसानों का हालात क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आप देख लीजिए। पेट्रोल जो है 100 पार हो चुके हैं। तो हालात किसी भी मोर्चे पे, वरुण भाई आप पत्रकार हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए वीरेंद्र भाई से, किसी भी मोर्चे पे यदि नरेंद्र मोदी जी सफल रहे हों। कुंभ, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कुंभ मेले का, जब वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट थे वो सरकार को चिता रहे थे कि यदि बड़े आयोजन नहीं किया जाए, हमारा देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, फिर भी कुंभ मेले का आयोजन किया गया। आप देखिए वरुण भाई, गंगा किनारे क्या है आज? गंगा किनारे लाश जो है हमारे भाइयों का लाश पटा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भटका हूँ। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं। आर्टिकल 370 से लेकर के ऐसे कई मामले रहे जिन पर सरकार ने वाहवाही बटोरी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या दूसरे विषय हो, लेकिन कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना, आर्टिकल 370 का खात्मा और राम मंदिर को लेकर सरकार की काफ़ी तारीफ हुई, कामयाबी मानी गई, लेकिन लॉकडाउन, कोरोना प्रबंधन, इस पर सवाल उठे। साथ ही साथ विदेशों से, पड़ोसी देशों से रिश्तों को लेकर भी सवाल उठाए गए। और इस बार जश्न नहीं, सेवा दिवस इसको मनाया जा रहा है। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। 2014 में स्पष्ट बहुमत, अकेले 282 सीटें मिली। 2019 में सरकार को लोगों ने और ताकत दी, 303 सीटें मिली। मायने यही लगाए गए कि इस सरकार के 7 साल में सब कुछ शानदार रहा, लेकिन उसके बाद जो कोरोना संकट आया उसमें सरकार को घेरा गया। महंगाई, बेरोजगारी एक विषय रहा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम एक ऐसा विषय रहा जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा, लेकिन कोरोना प्रबंधन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है और इसीलिए ज्यादा सवाल उठे हैं। कश्मीर मुख्य धारा में है, अब ये बड़ी बात रही है। उज्ज्वला योजना एक सरकार की बड़ी कामयाबी रही है, लेकिन GDP जो गिर रही है, अर्थशास्त्र का जो पहिया उल्टा घूम रहा है, और साथ ही साथ जो कोरोना संकट काल में प्रबंधन को लेकर सवाल उठे, उस पर लगातार सरकार घेरे में है।
और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर और दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। जी, बहुत विनम्रता से मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार महोदय की ने जिस तरह से जिस अंदाज में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया उस पर सवाल उठाना चाहता हूं। और ये मुझे इसलिए उठाना पड़ रहा है कि आपने 3 बार शायद उनको कहा, प्रश्न ये पूछा कि 7 साल का विश्लेषण करते हैं, बताइए। तो 7 साल के विश्लेषण को हमारे मिश्र जी कोरोना के प्रबंधन, जिसको वो कुप्रबंधन कह रहे, उस पर अटका कर इन्होंने 7 साल का विश्लेषण कर दिया। इस दृष्टि को भारतीय मीडिया के और जो हमारे विश्लेषक मित्र हैं उनके एकांगी दृष्टिकोण का जीवंत प्रमाण मैं कहूंगा, जो लोगों ने अभी लाइव देखा। 7 साल में मैंने शुरुआत यहां से की कि संकट बड़ा है कोरोना का, उसमें गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन हमने बेहतरीन प्रबंधन करने की कोशिश की, हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ परफेक्ट है, परंतु राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार जो पढ़ते लिखते भी रहते हैं, उन्होंने खुद कहा वे 7 साल में कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे। कौन सा चश्मा लगाकर विश्लेषण कर रहे? मैं बताता हूँ 7 साल में हमने क्या किया। 7 साल में मिश्र जी इस देश के 40-42 करोड़ ऐसे नागरिक जिनके आपके मित्रों ने, जिनको बैंक में घुसने का अधिकार तक नहीं दिया था 60 साल के अपने शासनकाल में, उनके जनधन खाते खुले। 9 करोड़ के लगभग गरीब तबके की महिलाओं को गैस का कनेक्शन उनके रसोई में मिला। वे हर रोज 400 सिगरेट धुआं के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में ले जाती थी। इस अवधि में देश के 18,500 गांव, आपके बिहार के भी बहुत होंगे, असम के होंगे, नॉर्थ ईस्ट के होंगे, जहां 70 सालों के 75 सालों के स्वतंत्र भारत में बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। छोड़िए लट्टू और छोड़िए बटन और छोड़िए मोबाइल का चार्ज, अब उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। इन 7 सालों के दौरान मिश्र जी स्वामीनाथन आयोग, किसान आयोग जिसको कहते हैं, उसकी सिफारिशों को लगभग 1-2% कोई चीजें रह गई होंगी, उनको लागू किया। और मिश्रा जी कहेंगे लागू नहीं किया, कांग्रेस के प्रवक्ता कहे लागू नहीं किया, मैं मान लूंगा, क्योंकि इनको तो कहना ही है। ये कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ सर। मिश्रा जी एक मिनट बस मुझे 1-2 बिंदु कह लेने दीजिए और देने दीजिए इनको फिर उसके जवाब। मिश्रा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि आप उलझे ना, फिर MS स्वामीनाथन, जिनके नाम पर किसान आयोग था, जिनकी रिपोर्ट की बात आप करेंगे, अभी कांग्रेस के मित्र भी करेंगे, उन्होंने स्वयं ट्वीट करके कहा कि मोदी गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग स्वामीनाथन। बोलिए, ऋषि मिश्रा कुछ कह रहे हैं सर। स्वामीनाथन अय्यर थे, वो स्वामीनाथन नहीं थे। एक मिनट बोलिएगा मिश्रा जी। स्वामीनाथन अय्यर थे भाई, मैंने आपको पत्र भी दिखाया। मिश्रा जी ठीक है, वो बात खत्म कर ले, फिर आता हूँ आपके पास। जी मेरे पास VM शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस से। बालमुकुंद शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं सर, मुझे उनको भी मौका देना है। 1 मिनट किया था और सरकार ने क्या किया? किसान एक एक करके काम दिखाई नहीं देता। एक एक करके आपने क्या सिफारिश किया था? झूठ बोल रहे हैं। एक झूठे स्वामीनाथन साहब ने C2+50 का दिया था, क्या C2+50 किसानों को मिला? भाई स्वामीनाथन अय्यर ने मोदी सरकार को, स्वामीनाथन साहब ने नहीं लिखा था, स्वामीनाथन साहब ने लिखा था। अपनी बारे में बोल लीजिएगा। ठीक है मिश्रा जी, रुकिए मिश्रा जी, आऊंगा आपके पास। हाँ जी, मैं कह रहा हूं स्वामीनाथन अय्यर ने मोदी सरकार की प्रशंसा की थी, स्वामीनाथन साहब ने नहीं। क्लियर हो जाइए।
सुन लीजिए मिश्रा जी, अब यही तो हजम नहीं होता आप लोगों को। झूठ बोलिए तो कैसे हजम होगा? भेद बदल के विश्लेषण पढ़ेंगे। अरे एक एक करके सर। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। बाल मुकुंद शर्मा को मैं ऐड कर लेता हूँ। नहीं, मिश्रा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आप दोनों के जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों के जवाब दे दीजिएगा। प्रोफेसर साहब रुक जाइए एक मिनट। सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, हालांकि आप तो खैर कांग्रेस की ओर से उसका वर्जन क्या है वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इन 7 साल में लोकप्रियता मोदी सरकार की बढ़ रही है और कांग्रेस को कामयाबी अभी भी नहीं मिल रही है? नहीं तो ना तो लोकप्रियता बढ़ रही मोदी सरकार की, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी कोई विषय हमारे सामने अभी तक नहीं आया कि लोकप्रियता बढ़ रही है। आप कोरोना काल में देखेंगे जिस तरीके से इस महामारी में अव्यवस्था का कुआलम रहा और आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, 10 गुना ज्यादा कैजुअलिटी है, लोगों की मौत हुई है, लोग मर रहे हैं, ग्रामीण अंचल में कोरोना फैला हुआ है और सरकार केवल अपनी साख बताने के लिए, मोदी जी की छवि चमकाने के लिए ये लोग लगे हुए जो आज हमारे सामने बैठे हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कुप्रबंधन। जब हमने 7 साल तक देश आजादी से आज तक हमने जो व्यवस्था दी इस देश को, उसमें ढांचागत परिवर्तन करने की उम्मीद लेकर के लोगों ने इनको वोट दिया था। आज ये लोग पिछले 7 साल में एक आर्टिकल 370 का रोना रो रहे हैं। अब ये लोग ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं जिसको हमें बताने में भी ऐसा लगता है कि ना समझी इन लोगों की। इन्होंने 40 42 करोड़ बैंक खातों का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, आपने बैंक कितने लेके आए? वो बैंक तो कांग्रेस ने स्थापित किए थे ना। अब 40 करोड़ खातों में 40 रुपए 50 रुपए डले भी है नहीं डले हैं? आप बताइए इस बात को। आप लोग मीडिया के इतने लोग जुझारू लोग हैं, मीडिया कवर करते हैं, इन लोगों ने उज्ज्वला योजना की ये बात करते हैं। जब भारत में 3 कंपनियां हैं इंडियन ऑयल में, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये कांग्रेस के शासन में स्थापित तीनों कंपनियां, उनको ये बेच रहे हैं। उज्ज्वला योजना ये कहीं से बाहर से आयात कर रहे हैं क्या सिलेंडर? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको दिया? एक बार सिलेंडर देने के बाद वो सिलेंडर वो लोगों ने बेच दिए, ये लोग भरवा नहीं पा रहे। उनको क्या व्यवस्था दी? रसोई की गृहिणी को क्या आगे इन्होंने सुविधा दी? वो जो 40 जनधन खाते थे, क्या उनका हुआ? वो चल भी रहे कि नहीं? जवाब लेता हूँ, आपके सवालों का जवाब लेता हूँ। आप बीच में बोलेंगे, फिर आप अपने विद्वान लोगों को कैसे कह सकते हैं? मीडिया के लोग, आप सुनिए ना, आप सुनिए मेरी पूरी बात। सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए आज से नहीं, एक बार कह ले एक बार पीएम शर्मा अपनी बात कह लें। हॉस्पिटल का हालत दिखाना चाहता हूँ। नहीं रुकिए, मिश्रा जी आ रहा हूँ आपके पास। अरे ऋषि मिश्रा भाई आ रहा हूँ, रुक जाओ एक एक करके। अरे सारे सवाल के जवाब देंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कहीं नहीं जा रहे, सारे सवालों के जवाब देंगे वो एक एक करके। ऋषि मिश्रा जी रुक जाइए सर, पब्लिक को समझ आना चाहिए चर्चा कहाँ चल रही है। जी बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका सवाल हो गया तो जवाब ले लूं आप ही के सवाल पर। पूरी बात होनी चाहिए, मैं बाद में डिबेट में शामिल हुआ हूँ। मिश्रा जी, कोरोना पर मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं 30 सेकंड लेता हूँ विषय पर। नहीं सर, हर विषय पर 30 सेकंड कैसे दे पाएंगे सर? सवालों के जवाब भी तो लेने हैं आप सवाल पूछिए, मैं जवाब लेता हूँ। नहीं मैं सवाल पूछूंगा ना, मैं वही तो आपको। नहीं सर, वो समय की थोड़ी सीमा है ना सर, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब लेता हूँ। भाई उज्ज्वला योजना से लेकर के जो दूसरी चीजें आती हैं, हाँ बोलिए, सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल सीधा सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से कैजुअलिटी है, जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, आप उनके आंकड़े छुपा क्यों रहे हैं? गंगा में जिस तरीके से लाशें फैली हैं, आप उनको छुपा क्यों रहे हैं? आप लोगों को अगर आपकी फैली हुई है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप लोग आंकड़े छुपा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाया कि आप लोग आंकड़े छुपा रहे हैं, ये सही आंकड़े नहीं है। एक मिनट हमारे को कहते थे मोदी जी को, एक मिनट रुक जाओ पंडित जी। अब आपके सवाल का जवाब ले लूं। शर्मा जी आपके सवाल का जवाब ले लूं। आपका सवाल सीधा, मैंने सीधा सवाल आपका सवाल आगे पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं। धन्यवाद। मैं मिश्रा जी को भी और हमारे वाले पंडित जी को भी, दोनों विद्वानों को ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में मौत के आंकड़ों को जो अस्पताल में आ गए, जो रिकॉर्ड पर आ गए, उनको कोई नहीं छिपा सकता। व्यवस्था इतनी पारदर्शी है और सब तरफ मीडिया है, सोशल मीडिया है, मिश्रा जी हैं, शर्मा जी हैं, कोई आंकड़ों को छिपा नहीं सकता। अब ये छिपा रहे करके ये जुमले बोल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, जिस तरह से महामारी आई, जिस पैमाने पर आई, मिश्रा जी,
उस पैमाने पर अचानक दूसरी वेव में लोगों के मरीज हो जाने पर, आपके समेत कोरोना हो जाने पर ऑक्सीजन का संकट आया। हमने कभी इनकार थोड़ी किया, लेकिन जिस तीव्र गति से हमने चीजों को व्यवस्थित किया वो अपने आप में आपको दिखनी चाहिए थी, लेकिन आप दिखना नहीं चाहते। आंकड़े बिल्कुल छिपाए नहीं जा रहे। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए मिश्रा जी को कोरोना हुआ, मिश्रा जी उपचार के लिए कहीं ना जाएं और घर में ही ठीक हो जाएं, और आप कहें कि मिश्रा जी को हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो इंक्लूड नहीं है। इतना तो हो सकता है, लेकिन इतना मामूली सा कोई हेरफेर हो जाए उसमें भी सरकारी व्यवस्था का कोई दोष नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं वरुण भाई, ये चर्चा केवल कोरोना पर नहीं है, ये चर्चा 7 साल के नरेंद्र मोदी जी के सुशासन पर है, और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें गिनवा दी, बहुत सारी और गिनवाना चाहता हूं। 20-21 करोड़, मिश्रा जी बाद में दिखा लीजिएगा, कोई बात नहीं, अपनी बारी में दिखा लीजिएगा। 20-21 करोड़ देश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन इस अंतराल में दिए गए। भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार इस अंतराल में वो शिखर पर भी गया, नो डाउट, क्योंकि कोरोना के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, इंग्लैंड की भी हुई। सर 2-2 मिनट सब लीजिएगा, समय की थोड़ी 2-2 मिनट सब लीजिएगा। हम कितनी तीव्र गति से रिकवर कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान करें। एक छोटी टिप्पणी और फिर मिश्रा जी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, उनको उंगली उठाने का अवसर दीजिएगा। धारा 370, अनुच्छेद 370 जिसको कहना चाहिए, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A भारत के संविधान में कांग्रेस के शासनकाल में शामिल किए गए, और 35A तो वरुण भाई चोरी छिपे पार्लियामेंट को विश्वास में लिए बगैर, पार्लियामेंट को बताए बिना वो शामिल किया गया था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में करोड़ों की संख्या में भारतीय नागरिकों का कई दशक तक उत्पीड़न हुआ। हमने उसको 7 मिनट में उधेड़ कर रख दिया। ऋषि मिश्रा 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा सर। मिश्रा जी 1 मिनट लीजिए। देखिए वरुण भाई मैं कंक्लूड करता हूं कि देखिए जिस उम्मीद से नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने चुना था, मैं भी नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं, लेकिन मैं बहुत नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल से बहुत ही निराश हूं। हर मोर्चे पे नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं। आप देखिए बीजेपी शासित राज्य का हाल देखिए, ये डीएमसीएच का फोटो मैं दिखा रहा हूँ। डीएमसीएच हॉस्पिटल में नदी बह रही है, नदी। आप यदि गूगल करके देंगे भाई देख लीजिएगा। नहीं ठीक, वो वीडियो देखा हमने। नदी बह रही है, देखा अस्पताल में नदी बहते हुए आपने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा होगा वरुण भाई। 15 साल से पत्रकारिता करते हैं आप। डीएमसीएच में नदी बह रही है, कैसे लोग इलाज कराएंगे, संक्रमित लोग हैं कैसे इलाज कराएंगे। अच्छा रुकिए सर, बोलने दीजिए, ऋषि मिश्रा जी को बोलने दीजिए, प्रोफेसर साहब बोलने दीजिए उन्हें। अच्छा ऋषि मिश्रा मेरा एक सवाल ले लीजिए। ऋषि मिश्रा मेरा एक सवाल ले लीजिए। ऋषि भाई, अरे ऋषि भाई मेरा सवाल ले लीजिए। अभी हुआ क्या, 5 राज्यों के नतीजे आए, क्या कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है? इसलिए अगर ये जो परिस्थिति है, ये जो मिसमैनेजमेंट है, इसके बावजूद बीजेपी कायम क्यों है? कांग्रेस क्या परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वजह है उसकी? बीजेपी इसलिए कायम है कि विपक्ष जो है कामचोर है। विपक्ष का जो अपना काम है, विपक्ष वो काम बिल्कुल नहीं कर रही है। यदि विपक्ष मजबूत होता तो नरेंद्र मोदी सरकार 2019 में ही सत्ता में नहीं आती। जिस प्रकार से नोटबंदी करके, जिस प्रकार से जीएसटी हमारे व्यापारी भाइयों पे थोपा गया, जिस प्रकार से कश्मीर को मिसहैंडलिंग किया गया। वीरेंद्र भाई डॉक्टर हैं, इनसे पूछिए कश्मीर में अभी भी ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों नहीं भेज रहे हैं? यदि कश्मीर में हालात सामान्य है, मैं बार बार हर नेशनल चैनल पे ये आवाज उठाता हूं, यदि कश्मीर में व्यवस्था नॉर्मल हो चुका है, ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों नहीं भेजा जा रहा है? संक्रमण काल में यह मोदी सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है? पहला संक्रमण काल हुआ था, याद होगा वरुण भाई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया था। ऑल पार्टी मीटिंग अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है बाल मुकुंद शर्मा, क्या कांग्रेस नहीं मुकाबला कर पा रही है और जिस तरह से उसको अग्रेसिवली घेरना चाहिए सरकार को, नहीं घेर पा रही है क्या? नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छे से घेर भी रही है। आज अवलोकन हमें इन चीजों का करना चाहिए। कहीं हमारे से कमियां रही होंगी तो जनता ने इनको मौका दिया था।
लेकिन आज जनता को हमारे किए हुए 60 साल के काम है ना, उनको अगर तोला जाएगा ना एक तकड़ी में, तराजू में, तो पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में इस देश को बरत में बिठाया। जीडीपी 7 साल में चली गई, माइनस में चला गई, बेरोजगारी पिछले 45 साल के नीचे चली गई है। ये आप व्यवस्था को देखिए। मेरा ये कहना था, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके की बातें कर रहे हैं आज के माहौल में या आज के वातावरण में, वो चीजें नहीं है। इनको तो केवल जवाबदेही देनी है। जवाब देना है कि कोरोना पूर्व प्रबंधन में इतने लोगों की जान गई, उसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते ना। जब ये हमारे से 70 सालों का हिसाब मांगते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के और बिना अर्थ की बातें करते हैं, जबकि आज इस देश को आजादी के टाइम में हमारे यहाँ सुई का निर्माण भी नहीं होता था। एक तरह से आज देश को कहाँ हमने ले आगे खड़ा कर दिया है, किस श्रेणी में देश के अंतर्राष्ट्रीय सतह पर क्या साख बनाई भारत की, वो पिछले 40, 50, 60 साल का इतिहास है या इनके 2, 3, 4 साल का इतिहास है। आज जो साख भारत की हमने बनाई हिंदुस्तान की, मुल्क की, पूरे दुनिया में, उस साख को इन्होंने कहीं कहीं नीचे गिराया है। और उसके बाद तथाकथित रूप से प्रधानमंत्री सवाल पूछने पर यह बात करते हैं कि हम तो जो लोग विदेशी ताकतों से मिले हुए। ठीक है, कभी कभार तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी दुनिया एक है, और पूरी दुनिया में अगर हमारी किसी बात का कोई भी ऐतराज होता है तो दुनिया उस पर ऐतराज जताती है। आज दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं, पूरी दुनिया की मीडिया क्या लिख रही है, इनके कुप्रबंधन के बारे में क्या लिख रही है। अगर इनके कोई कुप्रबंधन के बारे में पूछता है तो ये टूल किट बना करके कहते हैं कि मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी कोई भगवान नहीं है, आदरणीय मोदी जी कोई भारतवर्ष नहीं है। वो इस देश के प्रधानमंत्री, चुनिंदा प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाए। कल को मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, वीरेंद्र चौहान जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, चौहान साहब जवाब दीजिए, आपने सवाल सुन लिया होगा। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि वे भगवान है और उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते। उन्हें तो साधारण से साधारण नागरिक से लेके और इनके तथा कथित जो अब उम्र में बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन अब भी युवा हैं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक न जाने कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, कैसी कैसी भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते। इसके विपरीत पंडित जी जो ये सवाल कर रहे हैं कि वो भारत नहीं है, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसमें ये कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो जो अपराध ये करते रहे, घटिया सोच इस मामले में इनकी पार्टी की रही सार्वजनिक रूप से, वो हम पर थोप रहे हैं। काल्पनिक सवाल उठाते हैं, काल्पनिक मसलों पर टूल किट बनाकर देश की छवि खराब करते। देखिए, इनकी टूल किट में पहले लिखा गया कि विदेशी देशी पत्रकारों को गलत सूचनाएं दो, भ्रामक सूचनाएं दो, उनको फीड करो, उनको खिलाओ पिलाओ और फिर रिपोर्ट छपेंगी और फिर देश की और नरेंद्र मोदी। भाई अभी तो वो सवाल उठा रहे हैं ना इसकी सत्यता पर, कि टूल किट की सत्यता पर वो तो सवाल उठा रहे हैं ना। लेट मी, हमें सुनिए ना, उसकी जांच हो रही आ जाएगी, जांच होकर के सत्यता सामने आ जाएगी। लेकिन टूल किट में जो जो कहा गया वो इन्होंने किया, वो हुआ। जो इन्होंने उसमें निम्न स्तर के षड्यंत्र रखे वो सारे हमने देखे। इनके नेता अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ कोरोना वायरस का नाम जोड़ने का जघन्य अपराध करते हुए पाए गए, और वो इनकी टूल किट में भी लिखा था। इनकी टूल किट में अखबारों वाली बात लिखी थी, कुछ विदेशी अखबार केवल और केवल ये एजेंडा चला रहे हैं कि भारत में तो न जाने कितनी बुरी हालत हो गई है कोरोना को लेकर। हाँ जी, चुनौती है, संकट है, हमने इनकार नहीं किया, लेकिन वैसी तस्वीरें कभी उन अखबारों ने अमेरिका की, इटली की नहीं छापी। वैसे जिस छवि को, जिस ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा है, क्या आप भरपाई कर लेंगे? नहीं, क्योंकि इनके टूल किट से वहां फीड नहीं हुआ था कुछ। अब ये बात है, रही भरपाई की, हम अपनी भरपाई, हमारी आज की प्राथमिकता नहीं है। आज हमारी प्राथमिकता देश के नागरिकों को मिश्रा जी समेत वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हैं जिनकी कमी उनको महसूस हुई या आज भी हो रही है। हम व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ वरुण भाई, ये कहते हैं कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर में क्या बदल गया 370 हट जाने के बाद, और ये पार्लियामेंट में 370 हटने के खिलाफ मातम मना रहे थे छाती पीट पीट कर। जम्मू कश्मीर में लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समुदाय के लोग, वो
1947 से वहां रह रहे थे। आज उनसे पूछिए क्या बदला है जम्मू कश्मीर में। लाखों की संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए भारत के लोग, मनमोहन सिंह पंजाब में आ गए तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्हीं के जिले के लाखों लोग जो जम्मू कश्मीर में चले गए थे, इनके कुकृत्यों के कारण 70 साल उनको सांस लेने का मौका नहीं मिला। नहीं, लेकिन सवाल वो तो कोरोना प्रबंधन पर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना चौहान साहब, कोरोना प्रबंधन पर ही उनके सवाल हैं आपसे। जी पूछे कोरोना का क्या? नहीं, वो उन्हीं का सवाल है। बीएम शर्मा का सवाल है कि कोरोना प्रबंधन आपका मिसमैनेजमेंट था, उस वजह से भारत की छवि खराब हुई और लोगों की जानें गई। भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के अनेक बड़े बड़े देशों से बेहतर था। जाने किस देश में नहीं गई ये बताइए। अमेरिका जैसे बड़े देश की आबादी के हिसाब से संक्रमितों और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भारत से ज्यादा है। इटली जिसका स्वास्थ्य तंत्र बहुत बेहतर है हमसे, वहां लोगों के मरने की संख्या बहुत ज्यादा है। एक भी हिंदुस्तानी की मौत नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहता हूं। मिश्रा जी को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मैं ये कहता हूं। परंतु बिल्कुल, अब कार्यक्रम समाप्त करना है। बीएम शर्मा से एक सवाल लेंगे, फिर आप कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिएगा। एक अंतिम टिप्पणी। कुछ ऐसी स्थिति बनी है सोशल मीडिया पर, हालांकि लोग लाइटर वेन में कह रहे हैं ये बात, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक लगती है। एक घर में अगर सबके सब जो उसके बाशिंदे हैं वो कहें कि मुझे अलग अलग, मतलब उनकी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि अलग अलग रसोई में ही खाना बनेगा या खाएंगे, या एक समय में शौच जाना चाहें, तो क्या अचानक उन सबके लिए इतने शौचालय हो सकते हैं किसी घर में? जिस तरह का संकट पैदा हुआ, नहीं सर, वो तो तैयारी पहले से करनी चाहिए थी ना सर, तैयारी तो पहले से होनी चाहिए थी। रातों रात नहीं हो सकता भाई। जब देश में कोरोना के मामले बिल्कुल कम आ गए थे फरवरी में, उस वक्त अच्छी तैयारी हो सकती थी। जब अमेरिका, यूरोप दूसरी लहर से जूझ रहे थे, उनके संकट को देखते हुए, उनके संकट को देखते हुए तैयारी हो सकती थी। ये तो पहले हो सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने की वरुण भाई, हमने की, और इसीलिए हमने मैनेज भी किया चीजों को। जब ठीक है, नजर बीएम शर्मा अपना जी, हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, जहाज से ऑक्सीजन इधर से उधर लेकर के गए। ठीक है बीएम शर्मा, बिल्कुल मुझे कार्यक्रम खत्म करना है सर। ये बताइए कि अब 3 साल और हैं इस सरकार के, लेकिन क्योंकि देखिए राजनीति की बात जरूर होगी जब 7 साल पूरे हुए हैं। अभी जो 5 राज्यों के नतीजे आए, कांग्रेस ने जैसा परफॉर्म किया, तो फिर आप मुकाबला करेंगे कैसे, ये बताइए। देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं। आदमी हो या कोई संस्था हो या कोई पार्टी हो या परिवार हो, अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ता है, अपने काम के हिसाब से आगे बढ़ता है, और काम के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। ये इस देश में एक बदकिस्मती लगाइए या एक घटनाक्रम लगाइए, ये जो लोग आज बैठे हमारे सामने, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, विद्वेष के नाम पे फूट डालने की राजनीति करने के बाद इस देश को एक तरह से कुछ चीजें मैनिपुलेट करके सत्ता में आए हैं। इन्होंने पार्टी में भी मैनिपुलेट किया है, अडवाणी जी जैसे लोगों को दरकिनार करके, और भ्रमित काफी समाज को भी किया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत से ऐसे मुद्दे थे, भगवान राम के नाम पर ऐसे ऐसे मुद्दे ये लोग लेके आए हैं जिससे लोगों को भ्रमित किया। इन्होंने विद्वान लोगों को भी भ्रमित किया है। लेकिन पिछले 7 साल में अब आप देखिए, 2014 की समय की आप बात बता रहे, 2014 से 19 तक, 19 में इनका ग्राफ कहां था? पुलवामा की घटनाक्रम के बाद लोगों में जिस तरीके से सेना का इन्होंने प्रयोग किया, सेना को आगे करके, सेना के कंधे में बंदूक रख करके, सेना ने तो 1965 का युद्ध हमने जीता, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमने तो कभी नहीं किया। अभी भी इनके मुंह से सर्जिकल स्ट्राइक निकली 2 बार। ये तथाकथित मुद्दे हैं। इस तरीके की भावना भड़का करके इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। भारत जब देश आजाद हुआ आज तक, भारत, चलिए सर मेरे पास समय की कमी है। शर्मा जी, आपका सवाल पे जवाब ले रहा हूं मैं। हाँ जी चौहान जी, जवाब दे दीजिए। विषय से भटकाते हैं आप। पाकिस्तान ने आक्रमण किया, 1962 में चीन ने आक्रमण किया, इनकी सरकार ने करवाया था क्या पाकिस्तान से मिलकर? ये कितने घटिया स्तर पर जाते हैं कि ये पुलवामा की घटना को भी राजनीतिक कारणों से कराई गई घटना कह जाते हैं। इतने गिर जाते हैं, अपने सैनिकों का निरादर करते हैं, अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है भारत की सेना, ये पंडित जी की पार्टी सेना की क्षमता पर सवाल उठाती है। पाकिस्तान से नहीं पूछते कि उसने कुकृत्य क्यों किया था, ये अपनी सेना से पूछते कितने मरे, इनको आंकड़े बताए जाएं पहले। किस तरह के लोग हैं ये? ठीक है,
इनकी दुर्गति का कारण इनकी यही सोच, यही इनकी नीतियां हैं। ये पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, ये चीन की भाषा बोलने लग जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जिससे भारत की संस्कृति, योग, भगवा वेश, ये सारी चीजों पर सवाल उठाने में इनको आनंद आता है। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूं सर, समय की मेरे पास कमी है। संस्कृत पर सवाल जी उठाएंगे। आपने अपनी बात रखी, शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन कुल मिलाकर यह 7 साल हो गए हैं, सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण वक्त चल रहा है। सरकार इससे कैसे उभरेगी और आने वाला वक्त कैसा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं